नमस्कार, राधे राधे। सभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का बिंदु रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम। ये दूसरी क्लास है और कल की क्लास में हमने जनसंचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा और उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? रेडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, रेडियो मुख्यतः एक रेखीय या लिनियर माध्यम है। एक रेखीय का मतलब होता है आपको सिर्फ सुनाई देता है, आप उसको ये नहीं कह सकते भैया तुम गलत बोल रहा है ना। तो एक रेखीय का मतलब होता है एक तरफ से आपको समाचार मिल रहे हैं, आप उसका प्रति उत्तर नहीं ले सकते, प्रति पुष्टि नहीं ले सकते, फीडबैक नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, ये एक रेखीय होता है। टेलीविजन भी एक रेखीय होता है और रेडियो भी एक रेखीय होता है। तो ये प्रश्न कंफ्यूज कर देता है कई बार। तो एक रेखीय ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किस प्रकार का है रेडियो। लगभग तो सभी ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्हें हम दिखाने का प्रयास कर देते हैं कि रेडियो किस प्रकार का होता है। तो रेडियो देखिए, शुरू में जो रेडियो थे बहुत बड़े हुआ करते थे, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, रेडियो इस तरह का होता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो FM के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है ना, फ्रिक्वेंसी मॉडल जिसे बोला जाता है। तो ये सबसे पहले जिसका आविष्कार भारत के अंदर अगर बात करें तो जगदीश चंद्र बसु ने 1900 में किया था और इंग्लैंड के थे मोरकोनी, उन्होंने भी 1900 में ही इसका आविष्कार किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेडियो का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो आपको मोरकोनी उत्तर करना है और भारत में पूछे तो जगदीश चंद्र बसु करना है। तो ये रेडियो के चित्र हैं, आप देख सकते हैं। रेडियो, बड़े बड़े रेडियो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो बीच में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँ, ये देखो एक तरफ लिखा है FM, यानी फ्रिक्वेंसी मॉडल इसको बोला जाता है। तो ये फ्रिक्वेंसी मॉडल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 87.5 से शुरू होके 108 मेगाहर्ट्ज तक ये जाता है। तो ये है। तो पहले क्या था, रेडियो कोई इस तरह घर में नहीं रख सकते थे, इस पे लाइसेंस लेना पड़ता था। आपको ये बात मजाक लग रही होगी कि लाइसेंस भी लेना पड़ता था रेडियो के लिए। बिल्कुल, तो वो तथ्य अपने पास सम्मिलित है। ये देखिए पुराना दृश्य है, किस प्रकार लोग बैठ के इस रेडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए रेडियो के चारों तरफ बैठ जाते थे और इसका निश्चित समय होता था, वो उसी समय चला करता था। उस समय न्यूज़ आती थी, है ना, गाने वगैरह चला करते थे, तो सब लोग सुना करते थे। तो इसको रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं ये लाइसेंस आपको दिखा देता हूँ। ये देख, क्या आपके रेडियो का लाइसेंस है? वैध लाइसेंस के बिना रेडियो रखना एक अपराध है। यानी आपके पास लाइसेंस नहीं है होता था उस समय, तो आप रेडियो नहीं रख सकते थे। अगर आप नया लाइसेंस लेना या पुराने को नया करवाना भूल गए हैं, यानी रिन्यू करवाना भूल गए हैं, तो आप अब भी कर सकते हैं, पर शर्त है कि आपके पास सरचार्ज देना होगा। तो पहले डाकघरों के अंदर इसको 10 रुपये में 1 साल के लिए रिन्यू हुआ करता था रेडियो। ठीक है, 10 रुपये में। तो ये भारत डाक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किया गया था। अब ये लाइसेंस है, ये देखो रेडियो रखने का ये लाइसेंस किस प्रकार का होता था वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। रेडियो, ये लाइसेंस इस तरह का होता था, इसमें नंबर लिखे होते थे, सब चीज़ें लिखी होती थी। और ये देखो डाक टिकट और तार विभाग इसको जारी करता था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके माइंड में रखने ज़रूरी थे। तो रेडियो किस प्रकार का माध्यम है ये आपसे पूछेगा। तो रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, एक रेखीय है, लाइनर है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इसके अंदर ध्वनियाँ आती हैं, ध्वनि आपको सुनाई देती है ना, स्वर सुनाई देते हैं और शब्दों का खेल होता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। जब तक श्रोता नहीं होगा तो रेडियो का फायदा ही क्या है? सुनने वाला नहीं है तो रेडियो क्या काम का है? तो श्रोता इसका मुख्य साधन या माध्यम माना जाता है। समाचारों की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विस्तृत न्यूज होती है उसको सुनाया जाता है और अंत में जो होती है सामान्य न्यूज सुनाई जाती है। ये होती है उल्टा पिरामिड शैली, जिसका जिक्र हम आगे जब आएगा तो तब आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखेंगे कि हेडलाइन जो होती है वो सर्वप्रथम सुना दी जाती है उल्टा पिरामिड शैली में, और उसका जो विस्तृत रूप होता है वो बाद में सुनाया जाता है, उसको ही उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। अब आगे देखते हैं रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी शर्तें क्या क्या हैं। अब रेडियो लेखन जो होता है, रेडियो लेखन के लिए सामग्री लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो
पहले तो चलो टाइपिंग वगैरह नहीं होती थी, पर भी टाइपिंग नहीं होती, सुंदर लिखाई वाले को प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु अब तो इसको बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी और टाइपिड कॉपी होनी चाहिए। जैसे आप समाचार पढ़ने के लिए उस स्टूडियो में जाते हैं तो आपके पास बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, टाइप हुए अक्षर होने चाहिए जिससे आप भ्रमित न हो। जैसे हाथ से लिखें तो अपन कई बार क्या कि हाथ से इस तरह लिख देते हैं, तो ये पढ़ने में क्या दिक्कत पैदा करेगा। सामान्यतः ये रवल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ख इस तरह नहीं लिखा जाता, ख को इस तरह से लिखा जाता है, खल, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी टाइपिंग किए हुए ही समाचार आपके पास होने चाहिए। फिर दूसरी देखें, समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। ट्रिपल स्पेस का अर्थ क्या है, यानी इंग्लिश के अंदर बात करें तो ट्रिपल स्पेस का अर्थ है इंटर, यानी एक शब्द आपने लिख दिया जैसे सब, तो इनके बीच में 1 2 3, इसके बाद में लिखेंगे सब पर, ऐसे, यानी बीच में इतनी जगह होनी चाहिए जिससे कि वो क्या दिखाई दे, साफ दिखाई दे, पढ़ने वाले को दिक्कत न आए। यानी 3 स्पेस बीच में होने चाहिए, इंटर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात है। पंक्ति के अंत में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी आप कोई भी लाइन लिख रहे हैं और उसका अंतिम छोर आ गया है और वहाँ पर शब्द अटपटा सा लग रहा है। जैसे हम अगर बात करें, जैसे यहाँ आप इस तरह की लाइन है और यहाँ पर एक अक्षर आ रहा है अपने पास और अपने को यहाँ लिखना है बात के लिए, अब आपने यहाँ लिख दिया ऐसे अलाव, और इसको आपने डॉट लगाकर यहाँ लिख दिया कारी, तो ये जो शब्द है ना ये अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए, यानी आधे अधूरे शब्द नहीं होने चाहिए, उसके लिए पूर्ण लाइन में ही लिखा जाए। तो ये बहुत बढ़िया बात है, ये भी इसके अंदर बताई गई है कि पंक्ति के अंत में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर बात करें, इस शब्द को मैं इस तरह लिख दूँ अल्लाह, ठीक है, स्पेस लगा के, और यहाँ मैं लिख दूँ बहकारी, तो आप जो समाचार पढ़ता है ना वो इसको यही पढ़ेगा अल्लाह बकारी है, ये अला बकारी, दोनों शब्दों को इकट्ठा पढ़ेंगे। चलो इसमें क्या हो जाती है, भ्रम हो जाता है, इस गलतों को, शब्द जो होते हैं उनको गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। तो ये बात इसने यहाँ पर कही है। उसके बाद में अपन कठिन शब्दों और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, हार्ड शब्द नहीं होने चाहिए, यानी शब्दावली ऐसी बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए जिसे श्रोता भी सुन सके और जो वाचक होता है, पढ़ने वाला पाठक होता है, वो उसको पढ़ सके ढंग से। जो संवाददाता होता है, बोलने वाला होता है, वो उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपके यहाँ लिख दिया, मैंने संक्षिप्त अक्षर लिख दिया अभी, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब आप इस शब्द को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके साधारण बोलचाल की भाषा में शब्द नहीं है, परंतु मैंने ये शब्द लिख दिया तो आप इस शब्द को पढ़ लेंगे कि ये क्या है। ये आप कह दोगे पंडित है सर, इसको पंडित बोलेंगे। जैसे पेपर पे लिखा होता है क्र प्र उ, तो इसको भी आप समझ जाओगे, कृपया पृष्ठ उल्टी है, परंतु इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ये कह रहा है। हो सके तो पूरे शब्द लिखें। जैसे ये अभियंता कनिष्ठ लिपिक शब्द है, ये अभियंता, ये लिपिक, तो यानी इस तरह के शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम करना है, जो बोलचाल की भाषा में है उनको ही करना है। जैसे आचार्य के लिए आ शब्द का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के लिए डो लगा देते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखते हैं, ये है बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाए। जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है 1,25,368। अब ये पढ़ने वाला इसको नहीं पढ़ पाएगा जल्दी से, वो गिनेगा इकाई, जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे 1,00,000 ऐसे, ठीक है, 1,25,000 इस तरह से 368, यानी ये शब्दों में लिखने पर ज़्यादा बल देते हैं रेडियो समाचार में, ठीक है। फिर है संकेत चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। संकेत चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। संकेत चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे आप @ लगा दोगे, हैश लगा दोगे, या कोई स्टार का चिन्ह लगा दोगे, या कोई डॉलर का चिन्ह लगा दोगे, या रुपए का चिन्ह लगा दो, तो यानी ओम का चिन्ह लगा दोगे, है ना, और ओमकार का चिन्ह लगा दोगे,
तो ये इन चिन्हों का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है वो जरूरी नहीं कि इन शब्दों को समझ सकते हैं। यानी कूट भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, संकेतों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपको याद रखनी है। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम हमेशा क्या होना चाहिए, आज होना चाहिए। जैसे रेडियो पर कोई भी समाचार आए तो ये नहीं कह सकते परसों ये हुआ था, कल ये हुआ था, नहीं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है, आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के अंदर ये घटना घटित हुई, आज मेरी जानकारी के अनुसार। यानी आज शब्द का ज़्यादा प्रयोग करना है, यानी लेटेस्ट न्यूज़ ही बार बार आपको सुनाई देनी चाहिए, जिससे श्रोताओं का विश्वास बना रहे कि वर्तमान समय के साथ और वर्तमान में हो रही घटनाओं के साथ चल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आज जरूरी है श्रोताओं के लिए। और फिर आता है टीवी, और टीवी से तो सभी क्या है, जानकार होंगे। टीवी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी कई घरों के अंदर होता है, चलता है, ठीक है। पहले टीवी आया करते थे जिनके किवाड़ लगते थे, टैक्स ला के टीवी आया करते थे, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, फिर रंगीन टीवी आए, और आजकल उन टीवियों का स्थान एलसीडी ने ले लिया है। तो चलिए इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टीवी क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें टीवी की, तो टीवी ध्यान रखना दृश्य सामग्री है। एक तो ध्यान रखना टीवी किस प्रकार की माध्यम है, दृश्य माध्यम है, दृश्य साधन है। इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो ध्यान रखना दृश्य श्रव्य माध्यम है। टीवी के लिए खबरें लिखने की बुनियादी शर्तें दृश्य के साथ लेखन है। ये बात इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि टीवी के लिए कोई भी खबर लिखी जाती है उसमें पहले दृश्य दिखाया जाएगा, दृश्य दिखाने के साथ साथ उसका लेखन किया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा रेडियो में बिल्कुल नहीं था, रेडियो में तो समाचार सिर्फ बोलने थे, दिखाना कुछ नहीं था। तो ये बात इससे अलग हो जाएगी। वही चीज़ आ गई यहाँ भी, ये एक रेखीय है क्योंकि यहाँ सिर्फ अपने को ये जो बोलते हैं वही सुनना होता है। आप इसका प्रतिपुष्टि या उसको नहीं कह सकते ये खबर झूठ दिखा रहे हो, मैं वहीं खड़ा था, आप नहीं कह सकते, वो आपके कहने से रुकेगा भी नहीं। आप ये नहीं कह सकते ये खबर दोबारा सुनाओ। तो यानी एक रेखीय ही है, एक लाइनर भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं। आपने देखा होगा टीवी समाचार जब आपने कभी भी न्यूज़ चला के देखोगे तो आपको कुछ अटपटी सी चीज़ें दिखाई देंगी। वही क्या है, इसके विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो आती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। जैसे अपन बात करें, अब अभी हमारा वर्तमान में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें डिबेट चल रही है, और उसी समय एक बहुत बड़ी खबर आ गई कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो ट्रंप को बना दिया गया है। तो उस कार्यक्रम को रोक तो सकते नहीं कि उसको रोक कर बीच में ये दें, तो उसके नीचे क्या करते हैं, नीचे जो समाचार जहाँ चल रहे होते हैं नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलती है, उसके अंदर उस न्यूज़ को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है या छाप दिया जाता है, तो दर्शकों तक वो सूचना मिल जाती है। तो यानी इसे बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, या फ्लैश न्यूज़ बोल देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा नीचे आ रही होती है, जो समय के साथ उनसे जुड़ी होती है, जो लेटेस्ट होती हैं, तो उनको उस समय नहीं बोला जा सकता, तो इस वजह से उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाकर नीचे मुख्य भूमिका के रूप में दिखा दिया जाता है। चलिए फिर उसके बाद में आती है आपकी 2 नंबर पे आती है ड्राई एंकर। अब ये ड्राई एंकर क्या होता है, वैसे ड्राई मीन्स सूखा होता है और एंकर मीन्स एंकर होता है, बोलने वाला होता है। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, जैसे कोई घटना घटित हो गई और वो घटना बिल्कुल ताज़ी है, और ताज़ी घटना है तो टीवी का क्या काम होगा कि उस वीडियो को दिखाए और उस घटना को दिखाए। परंतु उस समय क्या होता है, जो समाचार बोल रहा था उसके पास वीडियो उपलब्ध नहीं होता। जब उपलब्ध वीडियो नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, जो एंकर होता है ना, वो उस न्यूज़ को खुद ही बोलता है, बिना वीडियो उपलब्ध किए हुए उस समाचार को वो बता रहा होता है कि हमें ये सूत्रों से पता चला है कि फलाने गांव में सहजासर के अंदर, बीकानेर के अंदर धरती अंदर घुस गए। उनके पास वीडियो नहीं है, तो वो सिर्फ उसको क्या करते हैं, बखान करते हैं। वो क्या कहलाएगा, आपका ड्राई एंकर कहलाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि ताज़ी खबर का वीडियो अनुपलब्ध होने पर एंकर के द्वारा समाचार सुनाना क्या कहलाएगा, ड्राई एंकर कहलाएगा। फिर आता है फ़ोन इन। तो फ़ोन तो जानते ही हो, कई बार क्या होता है कि वहाँ नेटवर्क नहीं होता, जहाँ पे घटना घटित होती है वहाँ नेटवर्क नहीं होता, तो वो वीडियो भेज नहीं पाते, संवाददाता चले जाते हैं, रिपोर्टर जो होते हैं वो चले जाते हैं, वो वीडियो तो भेज नहीं पाते। तो फिर वो क्या करते हैं
कि विश्वसनीयता बनी रहे, लोगों में विश्वास बना रहे कि ये न्यूज़ सच्ची दिखा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ से फिर फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। क्या आप संजय मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अंजलि मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यहाँ की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि यहाँ पर अभी मंत्री साहब पहुँचने वाले हैं, इसको बड़ी गहराई से जांच की जाएगी, ये वो ये यहाँ बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पर आक्रमण, यानी इस तरह की न्यूज़ सिर्फ फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं को दिया जाता है। टीवी पर जो प्रदर्शित किया जाता है तो एक तरफ जो एंकर होता है और एक साइड में एक फ़ोन दिखाया जाता है और उसमें कनेक्टिविटी दिखाई जाती है, यानी ब्लूटूथ के जैसी धाराएँ छोड़ी जाती हैं कि फ़ोन पे कोई आदमी सूचना दे रहा है, उसको बोलते हैं फ़ोन इन। तो आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नेटवर्क उपलब्ध न होने पर केवल फ़ोन से समाचारों को सुनाना। फिर आता है एंकर विजुअल। ठीक है, एंकर विजुअल क्या होता है? एंकर होता है, एंकर तो आप जो जानते हो समाचार जो पढ़ता है वो होता है एंकर, और विजुअल होता है दृश्य सामग्री, यानी दृश्य सामग्री के साथ समाचार को पढ़ना। एक तरफ में जैसे वो आपको कोई भी घटना सुना रहे हैं कि जैसे जोधपुर के अंदर काली माता का जो मंदिर था वहाँ हड़कंप मच गया है, तो एक तरफ हड़कंप मचने की जो वीडियो होगी वो दिखाई जाएगी, दूसरी तरफ समाचार चलेंगे, तो हड़कंप वाली वीडियो को क्या कर दिया, म्यूट कर दिया जाएगा और समाचार तुरंत बोले जाएंगे, जिससे लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एंकर बाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंकर बाइट क्या होता है? ये अगर मैं मानूं कि खबर जो होती है ना, समाचार होता है, उसको पक्का करने का, यानी उसको विश्वसनीयता लाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई भी घटना है, ठीक है, मान लीजिए जयपुर के अंदर एक स्थान पर बम विस्फोट हुआ, आप मान के चलिए कोई बम विस्फोट हुआ। अब वो बम विस्फोट हुआ तो वहाँ के लोग जो आसपास थे उन लोगों को समाचार वाले क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ के बोलते हैं कि जब ये बम विस्फोट हुआ तो क्या आप यहीं थे? फिर वो बताते हैं हाँ जी हम यहीं थे, थोड़ी देर पहले 2 आदमी आए थे, एक बैग रख कर चले गए, यानी साक्षात्कार करवा दिया जाता है। लोगों को ये लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लोगों की जिज्ञासा है, वहाँ जो साक्ष्य होते हैं या गवाह होते हैं उनके माध्यम से 30-40 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया जाता है, उनसे बात करते हुए दिखाया जाता है कि उन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है, ये कोई न्यूज़ झूठी नहीं है। इस तरह जो न्यूज़ प्रसारित होती है उसे एंकर बाइट बोलते हैं। या किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो गई तो वो व्यक्ति खुद न्यूज़ वाले उसको लेके आते हैं, पीछे घटना, जैसे किसी के घर पे प्लेन क्रैश हो गया, जैसे सूरतगढ़ के अंदर अभी हुआ, किसी के घर पे जाके गिर गया, तो उस घर का जो मालिक था वो बाहर था, तो फिर वो खुद बताता है कि मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चे थे, ये प्लेन इस तरह से आया। तो यानी वो 30-40 सेकंड का वीडियो होता है, उसको बोलते हैं एंकर बाइट। तो बाइट जो होता है वो समाचार से जुड़े हुए वो व्यक्ति होते हैं जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर आता है लाइव, और ये सबसे विश्वसनीय कह दो, सबसे प्रभावी कह दो, सबसे प्रभावी माध्यम है लाइव। हर चीज़ को जैसा हो रहा है वैसा का वैसा दिखाना, हूबहू दिखाना लाइव कहलाता है, और लाइव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फिर है एंकर पैकेज। अब ये एंकर पैकेज क्या होता है तो इस बात को आप समझेंगे। एंकर पैकेज जैसे सुबह से कोई न्यूज़ चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, अब वहाँ के राष्ट्रपति ने, रूस के राष्ट्रपति ने ये घोषणा कर दी, ठीक है। फिर थोड़े समय के बाद आया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये घोषणा कर दी, यानी एक न्यूज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया जाता है। यानी फिर कहते हैं कि दोनों राष्ट्रपतियों को मिलाने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वो चल दिए और वो एक वहाँ इकट्ठे हो गए। नहीं, सारी न्यूज़ को क्या किया, कोई 10 बजे सुनाई है, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, यानी ताज़ा हाल को वो प्रेजेंट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, लास्ट में जब सब न्यूज़ की जानकारी पूर्ण हो जाती है तो उस न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एंकर पैकेज कहलाएगा। तो आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सारे दिन जो छोटे छोटे भागों में समाचार की सूचनाएं हमें मिली थी उसे पूर्ण रूप से एक न्यूज़ के माध्यम से प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई दिए, दिखा दिए थे आपको। उसके बाद में टीवी समाचारों के माध्यम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो टीवी समाचार क्या होते हैं, बाइट खबर की विश्वसनीयता होती है। बाइट मैंने आपको बताया था, वहाँ जाकर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनको बाइट बोला जाता है। घटना से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछा जाता है वो बाइट कहलाता है। तो ये उसकी विश्वसनीयता होती है कि ये खबर झूठी नहीं है। प्रदान करने के लिए खबर के बीच में अत्यंत छोटा या 20 से 40 सेकंड का साक्षात्कार होता है। बताया था, घटना से जुड़े हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, या को आसपास जो लोग खड़े थे जब घटना हुई थी तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं।
नेट साउंड क्या होता है, जब हम कई बार न्यूज़ को कवर करते हैं तो उस समय जो दृश्य के साथ प्राकृतिक आवाज़ें, जैसे हम बात करें तो वहाँ चिड़िया बोलने लगी, कौवे बोल रहे हैं, है ना, कोई रेलगाड़ी आ गई, जैसे आकाश में बादल गरज रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं, या तेज हवा चल रही है, तो ये जो हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, नेट साउंड कहलाती हैं। फिर वॉइस ओवर, दृश्य के साथ एंकर की, वॉइस मीन्स होती है आवाज़, ओवर जब वो बोलता है तो उसके साथ जो एंकर की आवाज़ आती है, दृश्य के साथ एंकर की जो आवाज़ आती है, इसे वॉइस ओवर कहा जाता है। अब ये समाचार क्या है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है अपना, ठीक है, समाचार क्या है। खबर या सूचना जो किसी भी माध्यम से प्रसारित की जाती है, कोई भी सूचना या कोई भी खबर है उसे किसी न किसी माध्यम से प्रसारित किया जाए, जैसे प्रिंट माध्यम से किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए या नेट के माध्यम से किया जाए, किसी भी माध्यम से उसको प्रेजेंट कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगी, खबर। समाचार एक ऐसी समसामयिक घटना है, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं, जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है, जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसी कोई जानकारी जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन योजना का खाता खुलना चाहिए भाई, तो ये योजना सबको क्या देगी, लाभ देगी। इस योजना को जन जन तक पहुंचाना है, तो इस जो भी योजना है तो उसकी जो घटना है या उस योजना के बारे में जानकारी है, तो वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये क्या कहलाएगा, समाचार कहलाएगा। मुद्रित माध्यम के लिए लेखन, तो मुद्रित का मतलब होता है टाइपिंग। जब समाचार लिखा जाता है तो उसके अंदर कुछ बिंदु होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि समाचार लेखन के कितने कंकार हैं, तो ध्यान रखिएगा, समाचार लेखन के 6 कंकार हैं। समाचार लेखन के कितने कंकार हैं, 6 कंकार हैं, याद रखिएगा। अब 6 कंकार कौन कौन से हैं, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपको याद करना है, इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जब भी कोई घटना घटित होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और हमें किसी ने फ़ोन किया, तो हमारे मुख से पहले निकलेगा, वो ऐसे कहेगा यार बहुत बुरा हुआ, तो अपन कहेंगे क्या हुआ। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो क्या हुआ, वो कहेगा यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो वो पूछेगा गाड़ी में कौन था, तो यानी गाड़ी में कौन था, तो दूसरा क्या होता है, कौन था। फिर पूछेगा कब हुआ, तो यानी तीसरा होता है कब हुआ। फिर पूछेगा कहाँ हुआ, ये सामान्य जानकारी वो लेता है। तो 4 चरण जो होते हैं वो सामान्य जानकारी के होते हैं, क्या हुआ, कौन था, कब हुआ, कहाँ हुआ। फिर वो पूरी जानकारी देता है, यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने नाम बता दिया कि यहाँ हुआ है, फलानी जगह पर हुआ। तो वो कहेगा क्यों हुआ, क्या बात हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यानी जहाँ विस्तृत जानकारी की बात आएगी तो क्यों और कैसे का जिक्र किया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको याद कराया क्या, कौन, कब और कहाँ, फिर लास्ट में आएगा क्यों और कैसे। तो ये 6 चरण होते हैं, कंकार होते हैं। प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर इंट्रो यानी खबर का मुखड़ा होता है, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 तो होते हैं मुख्य, ठीक है। और अंतिम में 2 प्रश्नों का उत्तर समाचार को विस्तारित रूप देते हैं, यानी बॉडी में दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आती है और फिर समापन आता है। इंट्रो में 4 चीज़ें बताई जाती हैं, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, ठीक है। इन 4 चीज़ों को बताया जाता है और विस्तार में बताया जाता है कैसे हुआ, इधर से ट्रक आ रहा था, ये विस्तारित बताएंगे कैसे हुआ, है ना। तो इन चीज़ों का तो ये बात ध्यान रखनी है। प्रथम 4 कंकार सूचनात्मक होते हैं, मैंने अभी बताया था, ये सूचना देने के लिए होते हैं। कौन कौन से, क्या हुआ, कौन, कब, कहाँ, ये सूचनात्मक हो। और अंतिम क्यों और कैसे जो होते हैं वे विवरण यानी बड़ा एक्सप्लेन तरीके से बताया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। कौन सी, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है। चलिए इसके नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है, ये देखो। तो उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार की होती है देख लेते हैं। ये सबसे उपयोगी और लोकप्रिय, इसके 3 भाग हैं, इन तीनों भागों को याद कर लेना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप सीधा पिरामिड देखो। सीधा पिरामिड ये है, सीधा पिरामिड में देखो यहाँ सबसे छोटी सूचना है और यहाँ विस्तृत है। यानी ये कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ छोटे रूप में बता दी जाए और जो मुख्य सूचना है ना वो सबसे लास्ट में बताई जाए। ऐसा कभी नहीं होता, इतनी देर तक दर्शक जो होता है, सुनने वाला श्रोता जो होता है वो रुकता नहीं है, इसीलिए पहले मुख्य खबर बताई जाती है,
ठीक है। तो ये तो गलत है। उल्टा पिरामिड शैली ये देखो इस तरह का है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहता है पहला भाग कौन सा होता है, इंट्रो या मुखड़ा या लीड स्टोरी होती है, जो मैंने बताया था क्या, ठीक है, कौन, कब, कहाँ, इसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि भारत की आज पाकिस्तान के साथ हुए मैच में जीत, ये मुख्य हो गई, ठीक है। उसके बाद कैसे हुई, किसने कितने रन बनाए, कितने से वो आगे चल रहा है, ये सब चीज़ें क्यों कैसे में होती है, और उसको बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, दो नंबर पे आती है बॉडी। सबसे पहले इंट्रो आता है जिसमें मुख्य मुख्य चीज़ें जहाँ सूचनात्मक दी जाती हैं, 4 चरण आते हैं, और दूसरा चरण होता है बॉडी, और बॉडी में क्यों और कैसे का उत्तर दिया जाता है, और लास्ट में समापन होता है कि भारत पाकिस्तान से 2-0 से आगे चल रहा है। तो ये तीसरा चरण होता है समापन। तो ये तीनों चरण आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे, देखो स्टोरी। मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी वैसे तो कहानी होता है, परंतु खबर जो होती है उसको क्या बोला जाता है, स्टोरी बोला जाता है। कोई भी समाचार पत्र देख लेना, सबसे जो फ्रंट हेडलाइन होती है उसे स्टोरी बोला जाता है। तो पहले पृष्ठ पर छपने वाली खबर क्या होती है, कवर स्टोरी कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले जो बड़े बड़े अक्षरों में छपा होता है ना अखबार पे, वो कवर स्टोरी होती है। कॉलम क्या होता है, आमतौर पर आप कभी भी देख लीजिएगा, एक अखबार जो होता है ना, एक अखबार के अंदर 8 कॉलम होते हैं। कैसे होते हैं, आप 1 मिनट में इसको साफ कर दूं फिर आपको समझाता हूँ। 8 कॉलम होते हैं। कैसे, जैसे ये एक अखबार का पहला पेज है, तो देखें इसको इस तरह से टुकड़ों में बांटा जाता है, ये लो 4 हो गए, फिर इसको इस तरह से बांटा जाता है, और फिर इसको इस तरह से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होता है, इसमें छोटी न्यूज़ लगी होती है इधर, यहाँ बड़ी न्यूज़ हो सकता है 2 पेज में ऐसे आए, तीसरे में ऐसे, यानी इन सब का क्या होता है, कार्य विभाजित होता है। यहाँ लगभग ऐड आती है, इस कोने में लगभग ऐड आती है, तो उस ऐड के बहुत सारे पैसे मिलते हैं तब आती है वो। तो इस तरह से कॉलम का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है उसे 8 भागों में बांटा जाता है। अब ये बात उसने बताने का प्रयास किया है। ये देखो आमतौर पर 8, ये लो 8 कॉलम होते हैं। छोटी खबर 1 कॉलम में और बड़ी खबर 4 या उससे अधिक कॉलमों में प्रकाशित हो सकती है। अब ये पूछ रहा है आगे, देखो हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ रोजाना आती हैं। जैसे कोई हत्या की खबर है, लूटमार की खबर है, चोरी की खबर है, वो तो होती है हार्ड न्यूज़। हार्ड न्यूज़ होती है, हार्ड यानी कठिन, कठोर, जिसमें दर्द उत्पन्न होता हो, ठीक है। और दूसरी है सॉफ्ट न्यूज़। और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या आएगा, जैसे कोई बधाई संदेश आ गया, ठीक है, आपके मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई जो सूचना होती है वो क्या आएगा, सॉफ्ट न्यूज़ में आएगी। यानी मारकाट वाली या हत्या वाली जो सूचनाएं हैं वो तो होती हैं, हार्ड होती हैं। और जो नॉर्मल सामान्य समाचार होते हैं, फलाने गांव में ये शादी हुई, ये नई नई परंपरा शुरू हुई, ठीक है ना, मैच जीत लिया गया, या मानव संवेदनाओं से जुड़ी जो भी न्यूज़ होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट न्यूज़ होती है। फिर आता है फिल्म पटकथा। और फिल्म पटकथा आप जानते ही हैं, फिल्म पटकथा यानी फिल्म की स्टोरी। तो टीवी, सीरियल, सिनेमा, थिएटर, ठीक है, ये जितने भी कार्य होते हैं उनके नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। टीवी के लिए क्या चाहिए, टीवी कोई प्रोग्राम आता है उसके लिए चाहिए लेखन, अच्छी स्टोरी। कोई भी सीरियल चलता है उसके लिए क्या चाहिए, लेखन चाहिए, राइटिंग चाहिए। सिनेमाघर के लिए कौन सा फिल्म किस पे बनेगी, पहले स्टोरी बनती है। कोई भी थिएटर का नाटक हो रहा है तो उसके लिए भी पहले क्या होता है, डिसाइड होता है कि ये इस स्टोरी पर अपने को नाटक का बनाना है। तो सबके लिए क्या जरूरी है, लेखन जरूरी है। तो देखो पहले कहानी लिखी जाती है और फिर पटकथा तैयार की जाती है, अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग, ठीक है। ये ना कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान न करना, ये सबसे अंत में लिखा जाता है डायलॉग कि ये आपको बोलना है, ठीक है। पटकथा लेखन एक परिचय, ये एक पुस्तक है, ध्यान रखना। पटकथा लेखन एक परिचय किसकी है, ये इस रचना के रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये तो वैसे ही एक जानकारी के लिए आपको बता दिया है। तो ये आज के बिंदु थे। कल हम इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।